स्वागत है साहित्य दर्पण में। मित्रों, महत्वपूर्ण कहानियों की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग सुनेंगे कमलेश्वर जी की प्रसिद्ध कहानी कस्बे का आदमी, जो कि राजा निर्बंसिया के बाद दूसरा कहानी संग्रह है, जिसने हिंदी कहानी के क्षेत्र में काफ़ी हलचल मचा दी थी। काफ़ी समय से नई कहानी के क्षेत्र में प्रचलित कमलेश्वर जी की कहानियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण थीं। तो इन्हीं महत्वपूर्ण कहानियों की श्रृंखला में आज हम सुनेंगे कमलेश्वर जी की प्रसिद्ध कहानी। तो चलते हैं इनकी कहानी पर, जो कि है कस्बे का आदमी। सुबह 5 बजे गाड़ी मिली। उसने एक कंपार्टमेंट में अपना बिस्तर लगा दिया। समय पर गाड़ी ने झांसी छोड़ा और 6 बजते बजते डिब्बे में सुबह की रोशनी और ठंडक भरने लगी। हवा ने उसे कुछ गुदगुदाया। बाहर का दृश्य साफ हो रहा था, जैसे कोई विचित्र कलाकृति पर सीधे सीधे ड्रेसिंग पेपर हटाता जा रहा हो। यह सब उसे बहुत भला सा लग रहा था। उसने अपनी चादर टांगों में डाली, पैर सिकोड़कर बैठा ही था कि आवाज़ आई, पट्टे पढ़ो सीताराम सीताराम। उसने मुड़कर देखा तो प्रवचनकर्ता की पीठ दिखाई दी। कोई खास जाड़ा तो नहीं था, पर तोते के मालिक रुई का कोट, जिस पर बर्फी नुमा सिलाई थी, और एक पतली मोहरी का पैजामा पहने हुए नजर आए। सिर पर टोपा भी था और सीट के सहारे एक मोटा सा सोंटा भी टिका था, पर ना तो उनकी शक्ल ही दिखाई दे रही थी और ना तोता। फिर वही आवाज़ गूंज उठी, पट्टे पढ़ो सीताराम सीताराम। सब लोगों की आंखें उधर ही ताकने लगी। आखिर उनसे न रहा गया। वह उठकर उन्हें देखने के लिए खिड़की की ओर बढ़ा। वहाँ तोता भी था और उसका पिंजरा भी था, और उसके हाथ में आटे की लोई भी, जिसे वे फुर्ती से गोलियां बनाते जा रहे थे और पक्षी को पुचकार पुचकार कर खिलाते जा रहे थे। पर पूरा तोता चश्म ही था। उनकी बार बार की मिन्नत के बावजूद उसका कंठ नहीं फूटा। गोलियां तो वह निगलता जा रहा था, पर ईश्वर का नाम उसकी जबान से नहीं फूटा। लौटने में एक नज़र उसने उन पर और डाली तो लगा जैसे चेहरा पहचाना हुआ है। वह अपनी सीट पर आकर बैठ गया। दिमाग पर बहुत जोर डाला, पर याद नहीं आया। तभी उन्होंने तोते की ओर से दृष्टि हटाकर शिवराज की ओर देखा। अंगूठा और तर्जनी निरंतर एक रफ्तार से अभी भी गोली को शक्ल प्रदान कर रहे थे। माथे पर लहरें डालते हुए और आंखों को गोल कर कुछ अजीब निरीह सा मुँह बनाकर वे शिवराज को संबोधित करते हुए बोले, शिब्बू, शिवराज है ना तू? और अपना नाम उनके मुंह से सुनते ही उनको सब याद आ गया। अरे, ये तो छोटे महाराज हैं। वे जाति के वैसे थे, पर कर्म के कारण महाराज पुकारे जाने लगे। म्यूनिसिपालिटी की दुकानों के पास वाली इमली के नीचे बैठकर वे पानी पिया करते थे। कस्बे की सबसे रौनकदार जगह वही थी। वहीं कुएं पर छोटे अपनी टांगे तोड़े, जांग तक धोती सरकाए, जनेऊ डाले, चुटिया फहराए, नंगे बदन टीन की टूटी कुर्सी पर जमे रहते। गांव वाले पानी पी पी कर एक आधा पैसा उनके पैरों के बीच उनकी कुर्सी पर डालकर चले जाते। पैसा पाकर वह सामर्थ्य भर आशीर्वाद देते। एक दिन जब कूल्हा दर्द करने लगा तो दूसरी तरफ जोर डालने के लिए थोड़ा सा कसमसाते हुए, और इससे अगर कहीं कुर्सी ने खाल दबा ली तो 3-4 मिनट तक लगातार कुर्सियों को गाली देते रहते। लगे हाथ ननकू हलवाई को भी कोसते जाते, जिसने प्याऊ के लिए यह कुर्सी दी थी। तब छोटे महाराज की उम्र कोई खास नहीं थी, यही कोई 35-36 के करीब रही होगी। छोटे महाराज के बाप दादा सोने चांदी का काम करते थे। काफ़ी पुराना घराना था। दुकान थी, पर जब माँ बाप मरे तो छोटे की उम्र बहुत कम थी। माँ पहले ही स्वर्ग सिधार चुकी थी। बाप के मरने के बाद दूर के रिश्ते की एक चाची आकर सब देखभाल करने लगी। फिर बहुत बड़ी चोरी हुई और छोटे का घर तबाह हो गया। चाची को तीरथ की सूझी तो छोटे को साथ लेकर चल दी। खर्चे की ज़रूरत पड़ने पर एक मुख्तार से जब तब रुपए मंगवाती रही। छोटे साथ थे, सो रसीद भेजते रहे। आखिर जब तीरथ से वापस आए तो 5-6 बरस मकान में और रहना हुआ। फिर मुख्तार ने मूल और ब्याज के बदले एक दिन मकान कुर्क करा लिया। गवाही में छोटे के हाथ की रसीदें पेश कर दी और औने पौने में मकान झाड़ लिया। तब से चाची ने जनाने और अस्पताल में नौकरी कर ली और छोटे बिस्किटों का ठेला लगाने लगे और घूम घूम कर बाजार की सड़कों पर चीखते चिल्लाते, 1 पैसे में 50 बिस्किट, बिस्किट इनाम, जितना लगाओ उतना पाओ।
ठेले में मैदे के छोटे छोटे बिस्किटों का ढेर लगा रहता। एक कोने पर एक बड़ी सी फिरकनी रखी रहती जिस पर नंबर के खाने बने रहते। उस पर एक सुई नाचती रहती। जब कोई पैसा लगाकर घुमाने वाला ना मिलता तो खड़े खड़े स्वयं घुमाते। जितना नंबर आता उतने बिस्किट गिनते और फिर ढेर में डालकर अनाज की तरह रोटते रहते। कभी करारे करारे 20-25 छांट लेते। सुई घुमाती आंटी से 1 पैसा निकालकर पैसा रखने वाले फूल के कटोरे में झन्न से मारते और जितना नंबर आता उतने गिनकर बाकी ढेर के सुपुर्द कर जलपान कर लेते। लेकिन इस तरह कैसे पेट पलता। फिर एक होम्योपैथिक की दुकान की डॉक्टर के रोज सुबह खोलने और झाड़ने पोछने का काम ले लिया। 2-4 घरों में पानी बांध लिया। तड़के उठकर 2-4 डोर खींच लाते और डाल देते। डॉक्टर की दुकान की सफाई आदि करने के बाद कोने में पड़े मोढ़े पर इज्जत से दोपहर तक बैठे रहते। डॉक्टर साहब की अनुपस्थिति में मरीजों के हाल चाल पूछ लेते। कुछ देसी दवाइयों के नुस्खे भी बता देते और जर्मन दवाइयों की अहमियत समझा देते। तभी से छोटे अपने को एक छोटा मोटा वैद्य समझने लगे। मरीज की दशा देखते ही रोग का ऐलान कर देते। तमाम रोगों के इलाज पर उन्होंने दखल जमा लिया। जब मोतियाबिंद हो जाने के कारण डॉक्टर साहब की दुकान बंद हो गई तो छोटे अपनी कोठरी में एक छोटा सा औषधालय खोलकर चलाने का मंसूबा बांधने लगे। रतनलाल अत्तार के यहाँ से 8-10 आने की जड़ी बूटियां भी बंधवा लाए, जिन्हें घोट पीस कर और कपट छनकर सफ़ेद शीशियों में भर लिया और सजा दिया। फसली बुखार, हरे पीले दस्त, नाक कान सिर दर्द की हकीमी दवाइयाँ बांटने का ऐलान भी कर दिया। पर गली के परिवारों का सहयोग न मिलने के कारण उन्होंने इस नेक इरादे को छोड़ दिया। सारी हकीमी दवाइयों को थोड़ा थोड़ा करके चूरन की पुड़ियों में मिलाकर उन्होंने अपने पैसे सीधे कर लिए। इस तरह ना जाने कितने घरेलू धंधे उन्होंने चलाए। जन्म से वैश्य होते हुए भी प्रकृति से परोपकारी होने के कारण उन्हें ब्राह्मणत्व भी प्राप्त करना ही था। इसीलिए जब गली टोले के लड़कों ने उन्हें प्याऊ पर बैठते देखा और चमकदार काली पीठ पर जनेऊ दिखाई पड़ा तो वे वंशगत भावनाओं से अनजान कर्मगत संस्कारों के आधार पर उन्हें महाराज पुकारने लगे। तभी से छोटे लाल छोटे महाराज हो गए। जिस इमली के नीचे वह बैठते थे उस पर दैव की कृपा से महूक ने छत्ता धर लिया। तो एक दिन अंधियारे पार में जाकर स्टेशन के पास से कंजर पकड़ लाए। छत्ता बटाई पर तय हो गया। छोटे महाराज शहद का क्या करते। चलते वक्त उसे कस दिया कि आधा दाम कल आ जाए, पर महीना भर टल गया। झोपड़ी पर तगादा करने पहुँचे। नगद पैसे तो नहीं मिले। अच्छी खासी डांट लगाकर पैसों के बदले में तोता छांट लिया। कंजर ने मिन्नतें की कि 3 तोते पेशगी दामों के हैं, इस बार जाएगा तो उनके लिए भी पकड़ लाएगा। पर छोटे न माने। 2-4 गालियाँ सुना दी। तस में बोले, मेरे पैसे क्या हराम के थे, वह भी तो पेशगी में ही से थे। ला इस तोते को निकाल, जल्दी से इस टुईया को मुझे दे दे। तभी से यह तोता उनके पास है, जिसे जान की तरह चिपकाए रहते हैं। शिवराज ने प्रसन्नता से उन्हें देखा। पाल आगे महाराज, कहकर वह बोला, इधर निकल आए महाराज, बहुत जगह है। जब वह पास आकर बैठ गए तो उसने पूछा, झांसी किसके यहाँ आए थे। यहीं एक ब्याह था, उसी में आए थे। आना पड़ा, अपनी कहो। लेकिन देख, पहचाना कैसे, नज़र कमज़ोर है लला। अपने को तो गली कूचे के पले लोगों की तो महक बहुत अच्छी होती है। और वे धीरे धीरे गर्दन हिलाने लगे। उंगलियों के बीच गोलियां अब भी नाच रही थी और पिंजरे में बैठा संतू गोली के लालच से मुंह खोलता, आंखें बंद करता, पर बोलता नहीं। बदन तो तुम्हारा एकदम लटक गया है, पहले से चौथाई भी नहीं रहा। शिवराज बोला। उसे कुछ दुख हो रहा था। जब उसने पिछली मर्तबा देखा था तो कितने हट्टे कट्टे थे। यूँ उम्र का उतार तो था, पर इतना फर्क तो बहुत है। भला उम्र बने आदमी को इतनी जल्दी भी तोड़ सकती है क्या। गाड़ी की चाल धीमी हुई। छोटे महाराज ने संतूक के पिंजरे को तनिक ऊपर उठाया, उसकी ओर प्यार भरी दृष्टि से निहारते रहे। तोता कुछ बोला। छोटे महाराज के मुख पर मुस्कान दौड़ गई। बड़े स्नेह से पुचकारते हुए शिवराज को बताने लगे, इसका नाम संतू है, यानी संत। जब बोले तो बानी बोले। हाँ, संत बानी, सीताराम सीताराम। इतना कहते कहते वे अपनी ही बात में डूब गए। गाड़ी रुकी। कोई मामूली सा स्टेशन था। छोटे महाराज ने पेट पर हाथ फेरा और सिर हिलाते हुए बोले, देखो शिब्बू, कुछ खाने पीने का डौल है यहाँ। मिठाई वाला पास से गुजरा। शिवराज ने रोक लिया।
छोटे महाराज बोले, कुछ ठीक ठाक हो तो आध पाव ले लो। मिठाई ले, शिवराज पैसे दे देता है। दोनों हाथों में दोना पकड़कर शिवराज के सामने करते हुए वह बोले, लो शिब्बू, चखो तो जरा, अच्छी हो तो पाव भर और ले लो। और इससे पहले कि शिवराज चखे, उन्होंने खुद पोपले मुंह में एक टुकड़ा डालते हुए अपनी राय प्रकट कर दी। है तो अच्छी, बुलाओ उसे। शिवराज को बात कसक गई। वह चुप ही बैठा रहा। झाँक कर मिठाई वाले को बुलाने की कोई दिखावटी चेष्टा भी नहीं की उसने। पर जैसे ही मिठाई वाला फिर गुजरा, उनकी दृष्टि पड़ गई। उसे रोकते हुए बोले, हाँ भाई, जरा पाव भर और तो देना। फिर शिवराज की ओर मुखातिब होकर बोले, ले लो शिबू, असल में तो बात यह है कि मुझसे अब कोई ऐसी वैसी चीज़ खाई नहीं जाती, दांत ही नहीं रहे, खोया वोया थोड़ा आसान रहता है, कहकर उन्होंने निष्काम भाव से खाना शुरू कर दिया। पैसे उसने फिर दे दिए। खाते समय छोटे महाराज का निरीह सा मुँह और एकदम सट जाने वाले जबड़े को देखकर उसे रहम आ गया। उनकी झुकी गर्दन, बार बार पलकों का झपकना और जरा जरा करके खाना, जैसे सारे कार्य और तन की सारी भाव भंगिमाओं में लाचारी थी। उन्होंने एक टुकड़ा पिंजड़े में डाल दिया। तोते ने खा लिया। पुचकारते हुए उन्होंने फिर एक टुकड़ा डाला। वे स्वयं खाते रहे और संतू को खिलाते रहे। फिर बात चल निकली और उसी के मध्य उनका स्टेशन भी आ गया। स्टेशन से बाहर आने पर शिवराज और छोटे महाराज एक ही इक्के में बैठ गए। 2 सवारियां और हो गई। इक्का चला तो हचकोला लगा। छोटे महाराज अपने तोते के पिंजड़े को पटरे से बाहर लटकाए किसी तरह बैठे रहे। अस्पताल के पास वह इक्के से उतर पड़े। संतू का पिंजड़ा पटरी पर रख दिया और झोले से कुछ निकालते हुए कहने लगे, मैं यहीं उतर जाता हूँ। चाची को ब्याह का हालचाल बताकर कोठरी पर आऊँगा। हाँ, तुमसे एक काम है। ये कपड़ा है सिल्क का, वहीं शादी में मिला था। मेरे तो भला क्या काम आएगा, तुम अपने काम में ले लेना। बात खत्म करते करते वह झोले से निकालकर शिवराज की गोद में वह कपड़ा रख देते हैं। शिवराज ने लेने से इनकार कर दिया, पर वे नहीं माने। शिवराज भी नहीं माना तो बड़े झुलझुलाकर कपड़ा इक्के में फेंक कर संतू का पिंजड़ा, झोला और सोटा लेकर बड़बड़ाते चल दिए। अरे पूछो, मेरे किसी काम का हो तो भी कोई बात है। जिंदगी भर में एक चीज़ दी, उससे भी इनकार। सब वक्त की बातें हैं, रहम दिखाते हैं मुझ पर। तेरा बाप होते तो अभी इसी बात पर चटक जाती। फिर मुड़कर ऊंचे स्वर में बोले, पैसे नहीं है मेरे पास, इक्के वाले को दे देना। और वे जनाने अस्पताल के फाटक में गुम हो गए। दूसरे दिन सवेरे छोटे महाराज अपनी कोठरी में दिखाई दिए। देहरी पर बैठे बैठे कराह रहे थे। कभी कभी बुरी तरह से खांस उठते। खांसी का दौरा पड़ गया। गले से शिवराज निकला तो पिछले दिन की बात के कारण उसकी हिम्मत कुछ कहने की नहीं पड़ी। सोचा कतरा कर निकल जाए, पर पैर ठिठक रहे। तभी हाँफते हाँफते छोटे महाराज बोले, अरे सिब्बू। फिर कराह कर टुकड़े टुकड़े करके कहने लगे, दौड़ा पड़ गया है कल रात से। हाँ, अब कौन देखे संतू को, बड़ी खराब आदत है इसकी। गर्दन सलाख से बाहर कर लेता है, रात भर बिल्ली चक्कर काटती रहती है। बेटा, क्षण भर को पलक नहीं लगती, अपने होश हवास ठीक नहीं, कौन रखवाली करे इसकी। अपने घर रख लो तो बेफिक्र हो जाऊं। और इतना कहकर बुरी तरह हाँफने लगे। गले में कफ घड़घड़ा आया तो औंधे होकर लेट गए। पीठ बुरी तरह उठ बैठ रही थी। शिवराज अच्छा कहकर पिंजरा उठाकर चलने लगा। तोते को एक बार पूरी तरह आँख खोलकर उन्होंने ताका। उनकी गंदली गंदली आँखों में एक अजीब विरह मिश्रित तृप्ति थी, जैसे किसी बूढ़े ने अपनी लड़की विदा कर दी हो। सिर नीचा करके उन्होंने एक गहरी सांस खींची, जैसे बहुत भारी ऋण से उऋण हो गए हो। 3-4 दिन हो गए। छोटे महाराज की हालत खराब होती जा रही थी। अकेले कोठरी में पड़े रहते, कोई पास बैठने वाला भी नहीं था। चौथे दिन हालत कुछ ठीक नजर आई। सरक कर देहरी तक आ गए। घुटनों पर कोहनियाँ रखे और हथेली से सिर को साधे कुछ ठीक से बैठे। कभी कराहते, धांस लगती तो खांस उठते। उनके चेहरे पर अथाह शोक की छाया व्याप्त हो रही थी, जैसे किसी भारी गम में डूब गए हों। उनकी आंखों में कुछ ऐसा भाव था जैसे किसी ने उन्हें गहरा धोखा दे दिया हो। उनके कानों में बार बार संतू की आवाज़ आ रही थी, जो उन्हें दोपहर में सुनाई दी। दोपहर संतू की कातर आवाज़ जब शिवराज के बरोठे से सुनाई दी तो वे घबरा गए। कहीं बिल्ली की घात तो नहीं लग गई। बड़े परेशान रहे, पर उठना
तो बस में नहीं था। शिवराज के घर की ओर बहुत देर तक आस लगाए रहे कि कोई निकले तो पता चले। काफ़ी देर बाद मनुआ तोते के 2-3 हरे हरे पंखों का मुकुट बनाए माथे से बांधे 2-3 बच्चों के साथ खेलता दिखाई पड़ा। देखते ही सनाका हो गया। संतू की पूंछ के लंबे लंबे पंख किसी तरह बुलाकर पूछा तो पता चला कि मुनुआ को राजा बनना था। सो उन्होंने संतू की पूंछ पकड़ ली। बात की बात में 2-3 पंख नोचाए। महाराज का जैसे सारा विश्वास उठ गया। ये लड़का तो उसे मार डालेगा। इस वक्त तबीयत कुछ ठीक मालूम हुई। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपना डंडा पकड़ा। हिलते कांपते शिवराज के बरोठे में पहुँचे। अपना तोता वापस मांगा और ले आए। कोठरी में आकर उसकी बूची पूंछ को देखते रहे और मुंह से कुछ नहीं बोले। संतू को पुचकारा तक नहीं। शाम हुआ ही तिराहे पर लालटेन जल गई। पूरी गली में उदास अंधियारा भरता जा रहा था। उन्होंने संतू के पिंजड़े को भीतर रखकर कोठरी के दरवाजे उड़का दिए और फिर नहीं निकले। भीतर कुछ देर तक खुट्ट पुट्ट करते रहे। फिर रात भर कोई आवाज़ नहीं आई। सवेरे शिवराज उधर से निकला तो कोठरी की ओर निगाह डाली। दरवाजे उसी तरह भिड़े थे। उसने धीरे से खोलकर झांका। देखा महाराज सो रहे थे। चुपचाप धीरे से दरवाज़ा बंद करने लगा तो गली के राम नारायण बोल पड़े, क्यों आज नहीं उठे महाराज अभी तक? इतना कहते कहते उन्होंने पूरा दरवाज़ा खोल दिया। दोनों ने गौर से देखा। तोते का पिंजड़ा सिरहाने रखा था जिस पर कपड़ा था, कहीं बिल्ली घात न लगा दे। परंतु छोटे महाराज का पिंजड़ा खाली पड़ा था। पंछी उड़ गया था। छोटे महाराज ने स्वयं तो नहीं पढ़ा था, पर रामलीला आदि में सुनने के कारण उनका यह विश्वास पक्का था कि अंतिम काल में यदि राम का नाम कान में पड़ जाए तो मुक्ति मिल जाती है। पता नहीं उनके अंतिम क्षणों में भी संतू तोते की वाणी फूटी थी या नहीं। तो इस तरह आपने सुनी कमलेश्वर जी की एक प्रसिद्ध कहानी कस्बे का आदमी। आशा है आपको यह कहानी पसंद आएगी। तो फिर मिलेंगे इसी तरह महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी, धन्यवाद।